अज़ीज़ तलबा व तालिबात आदाब। आज हम डिस्कस करेंगे उन डिसऑर्डर्स के बारे में जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस और लैक्टिक एसिडोसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उन डिसऑर्डर्स के बारे में जो कि होते हैं जब कोई डिफेक्ट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। फिर हम सीखने की कोशिश करेंगे फ्रुक्टोज और लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, और आखिर में हम सीखेंगे लैक्टिक एसिडोसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वो सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस को डिनोट करता है जो कि जिम्मेदार हैं कार्बोहाइड्रेट के बनने में, उसके ब्रेक डाउन होने में और उसके एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होने में। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है जो कि एक मोनोसैकेराइड है, यानी कि एक सिंपल शुगर है जो हर किसी में आसानी से मेटाबोलाइज हो जाता है। ग्लूकोज और बाकी सब कार्बोहाइड्रेट्स हिस्सा होते हैं बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवेज का, जैसे कि प्लांट सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और फिर स्टोर करते हैं एनर्जी ज़्यादातर स्टार्च और लिपिड्स में। प्लांट से निकली हुई चीज़ें एनिमल्स और फंजे इस्तेमाल करते हैं और उस एनर्जी को यूज़ करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। 1 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडाइज होने से 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिलती है, और 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स के ऑक्सीडाइज होने से 9 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिलती है। जो भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए पैदा होती है वो एनर्जी स्टोर होती है सेल्स के अंदर एटीपी की शक्ल में। वो ऑर्गेनिजम्स जो कैपेबल होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं। केमिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें है कॉम्प्लेक्स और सिंपल। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या तो सिंगल या डबल शुगर यूनिट्स के बने हुए होते हैं, जिन्हें मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स 3 या 3 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स के बने होते हैं जो कि लिंक होते हैं चेन की शक्ल में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन से, जहाँ पे मोनोसैकेराइड्स एब्जॉर्ब होते हैं खून में। खून में शुगर की कंसंट्रेशन कंट्रोल होती है 3 हार्मोन्स से, जिनका नाम है इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन खून में ज़्यादा हो जाती है तो पैनक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट करते हैं। इंसुलिन शुरू करता है ग्लूकोज को ट्रांसफर सेल्स में, ज़्यादातर लिवर और मसल्स में। हालांकि बाकी ऑर्गन्स भी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। लिवर और मसल्स में ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस से। ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर और मसल्स में जब तक कि ज़रूरत न पड़ जाए। जब खून में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है उस वक़्त एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन हार्मोन सेक्रीट हो जाते हैं जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। अगर सेल्स में ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट्स पायरुविक एसिड और एटीपी हैं। चलिए अब हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वजह से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स बहुत सारी फॉर्म्स में होते हैं। सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स एक्वायर्ड होते हैं, जिसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपर ऑस्मोलर कोमा और हाइपोग्लाइसीमिया आते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं।
इसके अलावा जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की वजह से, वो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। इनहेरिटेड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट्स जो भी आज तक डिस्कवर हुए हैं, इनहेरिट होते हैं एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। जो भी जाने हुए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट्स हुए हैं, वो हुए हैं पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स फॉल करते हैं कुछ ब्रॉड क्लिनिकल सिंड्रोम्स में, जो कि क्लासिफाई होते हैं कि वो किस एज में हों। पहले है इन्फेंट्स और अर्ली चाइल्डहुड में। इसमें पहला है बचपन से लैक्टिक एसिडोसिस के एपिसोड हो जाना, बढ़ने में नाकाम हो जाना और हाइपोटोनिया जैसे तकलीफ होती है। बचपन में मेंटल रिटार्डेशन यानी दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और बच्चों में वोमिटिंग की तकलीफ भी हो जाती है। दूसरा है चाइल्डहुड में। बचपन और अर्ली अडल्टहुड में एसिडोसिस के एपिसोड हो जाते हैं। इसके अलावा एटैक्सिया के एपिसोड भी होते हैं। और तीसरा है अडल्ट्स में, जिनमें क्रैम्प्स और वीकनेस यानी कमज़ोरी आ जाती है और कुछ एपिसोड्स में मसल ब्रेकडाउन और मायोग्लोबिनुरिया की भी तकलीफ़ें होती हैं। और इसके अलावा कमज़ोरी और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ भी हो जाती हैं। चलिए अब हम नज़र डालते हैं खास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स पे। पहला है गैलेक्टोसीमिया। ये एक ऐसा इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो अफेक्ट करता है उस प्रोसेस को जिससे शुगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि एंजाइम गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एब्सेंट होता है। गैलेक्टोज या तो खुद किसी फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकता है या तो ये लैक्टोज के ब्रेकडाउन की वजह से प्रेजेंट हो सकता है। बॉडी ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए। गैलेक्टोसीमिया में गैलेक्टोज बिल्ड अप हो जाता है और टॉक्सिक बन जाता है। गैलेक्टोज के बिल्ड अप की वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें कि स्वोलन और इन्फ्लेमेड लिवर, किडनी फेलियर, लड़कियों में ओवेरियन फेलियर, कम फिजिकल और मेंटल ग्रोथ और आंखों में कैटरैक्ट्स की बीमारी। अगर इस कंडीशन को वक्त रहते ट्रीट नहीं किया जाए तो इसमें 70% चांसेस होते हैं कि बच्चे की डेथ हो जाएगी। गैलेक्टोसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए गैलेक्टोज और लैक्टोज को डाइट से पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए, यानी ऐसे डाइट खाने चाहिए जिसमें गैलेक्टोज और लैक्टोज ना हो। ऐसा खाना खाने से बच्चे में बहुत कम सिम्टम्स नज़र आएंगे। ऐसा कोई ड्रग या केमिकल नहीं बना है जो कि इस मिसिंग एंजाइम की जगह ले सके। दूसरा है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज और ग्लाइकोजेनोसिस। ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कि होते हैं उन एंजाइम्स की कमी की वजह से जो कि ज़रूरत हैं ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में उसकी स्टोरेज फॉर्म यानी कि ग्लाइकोजन में, और उसके बाद वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जब बॉडी को ज़रूरत हो। दिमाग के लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है और मसल्स के लिए भी। इस वजह से ग्लूकोज उस फॉर्म में स्टोर होना चाहिए जो कि आसानी से रिलीज हो सके। लिवर सर्व करता है ग्लाइकोजन डिपॉट ब्रेन के लिए और मसल्स अपने आप से ग्लाइकोजन सप्लाई मेंटेन करते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के 10 किस्म हैं जो कि सब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। हर किसी में ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होता है लिवर और मसल्स में और कभी कभार किडनीज में भी। तीसरा है हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। इसे हम फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेज डेफिशिएंसी या फ्रक्टोसीमिया डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक इनहेरिटेड बीमारी है जिसमें बॉडी फ्रक्टोज या उसके प्रिकर्सर्स जैसे कि शुगर, सॉर्बिटॉल और ब्राउन शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसमें एंजाइम फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेज की एक्टिविटी की डेफिशिएंसी की वजह से फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट की एक्यूमुलेशन हो जाती है लिवर, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। उन लोगों में जिनमें हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है वो स्वीट और फ्रूट्स को बिल्कुल नापसंद करते हैं।
जब भी वो फ्रुक्टोज वाली चीज़ें खाते हैं उनमें एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इस बीमारी को पहले ही डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जिनमें हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होती है आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर वो फ्रुक्टोज फ्री खाना खाएं, और इसको अनट्रीटेड रखा जाए तो इससे परमानेंट फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि लिवर और किडनी डैमेज। उसके बाद है फ्रुक्टोसीरिया। इसे हम एसेंशियल फ्रुक्टोसीरिया, हेपेटिक फ्रुक्टोकाइनेज डिफिशिएंसी या लेवोलोसूरिया डिसऑर्डर भी कहते हैं। फ्रुक्टोसीरिया एक बहुत ही रेयर हार्मलेस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें यूरिन से फ्रुक्टोज की एक्सक्रीशन हो जाती है, हालांकि नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं होता। ये एंजाइम फ्रुक्टोकाइनेज जो कि लिवर में होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये एंजाइम ज़रूरत होता है ग्लाइकोजन को फ्रुक्टोज से सिंथेसाइज करने में। और लास्ट है पेंटोसीरिया। ये एक बिनाइन इनबॉर्न एरर है जो कि एंजाइम 1-ज़ाइलुलोज की एक्टिविटी में डिफेक्ट्स के होने की वजह से होते हैं। इससे यूरिन में शुगर 1-ज़ाइलुलोज की लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर यह एक हार्मलेस कंडीशन है। अब तक हमने डिसऑर्डर्स पढ़े जो कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट्स होने की वजह से। चलिए अब हम सीखेंगे फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। फ्रुक्टोज माल एब्जॉर्प्शन, जिसे हम डाइटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन कम होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंटेरोसाइट्स में फ्रुक्टोज कैरियर्स की तादाद बहुत कम होती है। इससे फ्रुक्टोज की मिकदार पूरे इंटेस्टाइन्स में ज़्यादा हो जाती है। इस बीमारी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी में सिम्टम्स के एक जैसे होने की वजह से दोनों टाइप्स की बीमारियां एक जैसी बीमारी में मुलविस लगते हैं। बहुत सारे केसेस में फ्रुक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन किसी और डिजीज़ से होती हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल डैमेज होती हैं, जिसमें एक डिजीज़ का नाम सीलिएक डिजीज़ है। फ्रुक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन को हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जो कि ऐसी डिजीज़ है जिसमें उन लिवर एंजाइम्स की तादाद कम होती है जो फ्रुक्टोज को ब्रेक करते हैं। फ्रुक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स और बहुत सारी डिजीज़ के सिम्टम्स में सिमिलैरिटी होती है, यानी कि एक जैसे होते हैं, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फूड एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंस और इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट प्रॉपरली की बीमारियां आती हैं। अब हम देखेंगे वो सिम्टम्स जो कि तुरंत होते हैं जब भी हम कोई फ्रुक्टोज वाली चीज़ खाते हैं, जो कि कुछ ही मिनट्स में स्टार्ट होती है। सबसे पहले है फ्लैटुलेंस, उसके बाद है ब्लोटिंग और डिस्टेंशन, उसके बाद है डायरिया की तकलीफ, उसके बाद है इंडाइजेशन यानी बदहजमी, स्टोमक पेन और एब्डोमिनल पेन, उसके बाद है फटीग यानी थकावट, नेगेटिव इमोशंस यानी बुरे ख्याल, वोमिटिंग जब कोई ज़्यादा मिकदार में फ्रुक्टोज वाली चीज़ें खाते हैं। अब इसके बाद हम लॉन्ग टर्म सिम्टम्स देखेंगे जो कि फ्रुक्टोज वाली चीज़ें खाने से होती हैं। सबसे पहले है शुगर क्रेविंग यानी शुगर खाने की तड़प। मिनरल और विटामिन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिससे एनीमिया यानी खून की कमी, माल नरिशमेंट यानी कुपोषण और कमज़ोरी हो जाती है। इसके बगैर खराबी आ जाती है स्किन, नेल्स और बालों में। इसके अलावा डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, जो कि उस डाइट के खाने की वजह से होती हैं जिसमें फ्रुक्टोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन बहुत कम हो। खून में ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल ज़्यादा हो जाती है और आखिर में दिल की बीमारियां की तकलीफ भी हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रुक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन की डायग्नोसिस कैसे होती है। सबसे पहले है हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, दूसरा है स्टूल टेस्ट और तीसरा है सेल्फ डायग्नोसिस यानी खुद से ध्यान रखना, जैसे कि हर चीज़ नोट करना जो आप खाते हैं और उनसे जो भी सिम्टम्स हो वो नोट डाउन करना। अब हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन की डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
फ्रुक्टोज मेल अब्जॉर्प्शन का कोई क्योर नहीं है, पर प्रॉपर डाइट खाने से और एंजाइम ज़ाइलोस आइसोमेरेज से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ खाने से फ्रक्टोज की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है और फ्रक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स से बचा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग बनाना जैसे फ्रूट्स को टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि उनमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की मिकदार एक जैसी होती है, पर एप्पल्स को टॉलरेट नहीं कर पाते क्योंकि उनमें फ्रक्टोज की मिकदार ज़्यादा और ग्लूकोज की मिकदार कम होती है। चलिए अब हम हमारे आज के लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज एक ऐसा शुगर है जो कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स एक ऐसा ऑर्गन है जहां सबसे ज़्यादा फूड की डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है। एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लैक्टेस। लैक्टेस ब्रेक करता है लैक्टोज को दो सिंपल शुगर्स में, जो कि हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज। उसके बाद बॉडी एब्जॉर्ब करती है इन सिंपल शुगर्स को खून के अंदर। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के खाने और पीने के बाद ब्लोटिंग, डायरिया और गैस की तकलीफ होती है। लैक्टेज डिफिशिएंसी और लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन कारण हो सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए। पहले है लैक्टेज डिफिशिएंसी। ये उन लोगों में होती है जिनमें लैक्टेज डिफिशिएंसी होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत कम लैक्टेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करता। दूसरा है लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन। लैक्टेज डिफिशिएंसी कारण हो सकता है लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन के लिए। लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन में अनडाइजेस्टेड लैक्टोज पहुंच जाता है कोलन में। कोलन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, एब्जॉर्ब करता है पानी स्टूल से और उसे चेंज करता है लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में। फिर कोलन में बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं अनडाइजेस्टेड लैक्टोज को, जिससे कि फ्लूइड और गैस बनती है। पर देखा गया है कि जिनमें लैक्टेज डिफिशिएंसी और लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन होती है उनमें से हर कोई सिम्टम्स दिखाता है। लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस तब होती है जब लैक्टेज डिफिशिएंसी और लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे लोगों में देखा गया है जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं लैक्टोज को खा और पी सकते हैं बिना कोई डाइजेस्टिव सिम्टम्स के। चलिए इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लैक्टेज डिफिशिएंसी की तरफ। 4 तरह की लैक्टेज डिफिशिएंसी कारण बन सकती है लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए। पहले है प्राइमरी लैक्टेज डिफिशिएंसी। इसे हम लैक्टेज नॉन परसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं और सबसे कॉमन टाइप ऑफ लैक्टेज डिफिशिएंसी है। इस बीमारी में लैक्टेज प्रोडक्शन कम हो जाती है वक्त के गुजरने के साथ। ये कमी ज़्यादातर 2 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वक्त के साथ कम हो जाती है। ऐसे बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस के कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। दूसरा है सेकेंडरी लैक्टेज डिफिशिएंसी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंजरी की वजह से हो जाते हैं। इन्फेक्शन या कोई बीमारी कारण हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन के इंजर होने में। इन्फेक्शन और बीमारी को ठीक करने से लैक्टोज इंटॉलरेंस से बचा जा सकता है। तीसरा है डेवलपमेंटल लैक्टेज डिफिशिएंसी। ये उन बच्चों में होती है जिनकी प्री मैच्योर बर्थ होती है, यानी जो वक्त से पहले दुनिया में जन्म लेते हैं, पर यह कंडीशन जन्म के बाद कुछ ही समय तक रहती है। आखिर में है कॉन्जेनिटल लैक्टेज डिफिशिएंसी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर डिसऑर्डर है जिसमें कि जन्म के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ना के बराबर लैक्टेज प्रोड्यूस करता है। ये डिसऑर्डर माँ बाप के ज़रिए जो जीन्स बच्चों में आते हैं उनकी वजह से होते हैं। सिम्टम्स जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से होते हैं, उसमें सबसे पहले एक एडवर्स रिएक्शन हो जाती है जब भी कोई लैक्टोज वाली चीज़ जैसे कि दूध का इस्तेमाल हो खाने में। उसके अलावा एब्डोमिनल ब्लोटिंग और क्रैम्प्स, फ्लैटुलेंस, डायरिया, नौशिया और वोमिटिंग की तकलीफ होती है ज़्यादातर एडोलेसेंट्स में। सिम्टम्स
खाने के बाद आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के दरमियान पैदा होते हैं। चलिए अब हम नज़र डालते हैं हमारे आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट पर, जो कि है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि होती है बॉडी में लैक्टेट, खुसूसन एल लैक्टेट के बिल्ड अप की वजह से। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक पार्ट है जिसमें बॉडी मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट की वजह से एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, मेडिकेशन या पॉइजनिंग जिम्मेदार होती हैं लैक्टिक एसिडोसिस की बीमारी के लिए। सिम्टम्स में नौशिया, वोमिटिंग, डीप ब्रीदिंग और कमज़ोरी आती है। इस बीमारी का पता खून के टेस्ट करने से पता चलता है, और एक बार ये कन्फर्म हो जाए कि लैक्टिक एसिडोसिस की तकलीफ़ है तो इस तकलीफ़ के जड़ तक जाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये तकलीफ़ दूर हो। कभी कभार हीमोफिल्ट्रेशन यानी खून की सफाई की भी ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ही रेयर केसेस में जिसमें लैक्टिक एसिडोसिस माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ की वजह से होती है, उसमें एक खास डाइट या डाइक्लोरोएसिटेट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार लैक्टिक एसिडोसिस सीवियर इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है जिसमें मरने का खतरा रहता है। लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है टिश्यूज़ में लैक्टेट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा लैक्टेट मेटाबॉलिज्म लिवर में कम हो। ज़्यादातर केसेस में ये दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं लैक्टिक एसिडोसिस के होने में। लिवर में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है लैक्टेट को मेटाबोलाइज करने में, तो खाली लैक्टेट की प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ट्रांजिट एसिडोसिस के अलावा किसी और चीज़ के होने के चांसेस बहुत कम हैं। यह सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से, जहाँ पे अकेले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का ज़्यादा होना रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत एफिशिएंट तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की वेंटिलेटरी रेगुलेशन होती है। इम्पेयर्ड वेंटिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन कम होना ज़्यादातर प्रेजेंट होता है और रेस्पॉन्सिबल बनता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए। उन केसेस में जहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस खाली लैक्टेट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से होती है, उन केसेस में एसिडोसिस 1 घंटे के अंदर लिवर में मेटाबॉलिज्म की वजह से ठीक हो जाता है। लैक्टिक एसिडोसिस 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी, और दोनों में फ़र्क खाली टिश्यूज़ की ऑक्सीजन डिलीवरी है। दोनों टाइप्स में जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनएबिलिटी है डील करने में कि उसको कितना पायरुवेट प्रेजेंट किया जाए। पहले है टाइप ए लैक्टिक एसिडोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टिश्यू की ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है। ये सबसे कॉमन सिचुएशन है। ऑक्सीजन सप्लाई के कम होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट, और NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में। NADH का NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे NAD पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है जो कि ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है। इस सिचुएशन को एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इससे ATP प्रोडक्शन होती है, यानी 2 मोल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से। और दूसरा है टाइप बी एसिडोसिस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं होती टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी के कम होने की। किसी वजह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में खराबी आ जाती है और ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनता है। इस लाइन में रिसर्च हो रही है जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड मेथड्स यूज़ होते हैं टिश्यू परफ्यूजन को एसेस करने के लिए, और जिससे पता चला है कि ऑकल टिश्यू परफ्यूजन प्रेजेंट होता है बहुत सारी टाइप बी एसिडोसिस के केसेस में। और इसके अलावा सेप्सिस, लिवर फेलियर और बहुत सारी मैलिग्नेंसीज की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप सबका शुक्रिया।